हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा आ जाएगा लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब वो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी प्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म है। उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, किसका परसेंटेज होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। फिर फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म में वो कौन कौन से हैं? वाटर और सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस, गैसेस। तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है तो उसमें कितना परसेंटेज वाटर होता है। तो 70 to 90% जो होता है प्रोटोप्लाज्म में वाटर, वो 70-90% है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्ट है, एसिड्स है, बेसिस और गैसेस हैं, वो कितना है? 1 to 3%। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो 7 to 14%, लिपिड्स होता है 1 to 3%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स और इसके अलावा और भी जो भी कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो है 1 to 3%। ठीक है, तो ये आपने देखा कि क्या क्या प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब देखो, जो लिविंग टिश्यूज़ है, तो बायोमॉलिक्यूल्स है क्या? तो बायोमॉलिक्यूल्स है ऑल द कार्बन कंपाउंड that is present in living tissue is known as बायोमॉलिक्यूल्स। आगे समझ आपको? जितना भी कार्बन कंपाउंड है एक लिविंग टिश्यू में वो सारा बायोमॉलिक्यूल्स है। अब बायोमॉलिक्यूल जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो में। कौन कौन से? एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो में क्या जाएगा? जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन तक है। 1000 डाल्टन तक जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। और मैक्रो मीन्स ज़्यादा बड़ा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या जाएगा? जिसका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? देखो, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रो में क्या क्या आएंगे? अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसेकेराइड्स, लिपिड्स। ये सारा किस में आ जाएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसमें आ जाएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स। तो ये आ जाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल। अब ये देखो, इसमें एक और लाइन बीच में लिखी, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पुल। जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल हैं वो एसिड सॉल्युबल होते हैं और जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो एसिड इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स और मैं जो फर्दर डिफ्रेंशिएट हुआ था माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, उसके बारे में। इसके एग्जांपल ज़रूर याद करने हैं आपको। अब जिसमें जो लिपिड्स है ना, ये थोड़ा इसका एक्सेप्शन है। देखो, लिपिड्स इज एक्सेप्शनरी माइक्रो मॉलिक्यूल बट प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पुल। देखो क्या हुआ कि जैसे जितने भी अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या हुआ था कि जितना भी जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल है क्या करना था, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको फ़िल्टर किया गया। तो क्या पाया गया कि जो जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो फ़िल्टर हो गए थे, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो रेसिड्यू में प्रेजेंट थे। और जो लिपिड है वो भी रेसिड्यू में प्रेजेंट था, इनसॉल्युबल पुल में प्रेजेंट था ये। ठीक है, ये बिल्कुल फ़िल्टर नहीं हुआ था, लेकिन ये आता माइक्रो मॉलिक्यूल में, ये लेकिन ये ऐसे इनसॉल्युबल पुल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में वो वाटर है, जो कितना था कि 70 to 90% था। अब हम वाटर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये मैक्सिमम पता होगा ही, लेकिन एक रीडिंग हम मान लेते हैं क्या क्या है इसमें। वाटर के बारे में कहा गया इट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। आपको पता होगा कि वाटर जो है बेस्ट सॉल्वेंट है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उसमें घुल जाती हैं, इसलिए बेस्ट सॉल्वेंट इसको बोला गया है। इट फॉर्म द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जितना भी प्रोटोप्लाज्म में फ्लूइड मैट्रिक्स है वो वाटर से बनता है। ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर इट्स सॉल्यूट्स।
और जितने भी प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, वो सॉल्यूट्स हैं, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. Being an ideal dispersion medium, it causes Brownian movement of colloidal particles, resulting into their collision and mutual bombardment. अब आपने देखा होगा कि जो जैसे कि वाटर बोला गया है वो आइडियल डिस्पर्शन मीडियम है, तो ये क्या, ये ब्राउनियन मूवमेंट और ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, मतलब जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोलाइड पार्टिकल्स क्या होते हैं. तो उनमें जो जिगजैग जो मूवमेंट होता है वो ये शो करता है. ठीक है. इट फैसिलिटेट्स रिएक्टिविटी बिटवीन द वेरियस कंपाउंड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द प्रोटोप्लाज्म इन लिविंग स्टेट. अब ये रिएक्टिव भी होता है, तो इसलिए रिएक्टिव होने की वजह से मतलब ये रिएक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का जो लिविंग स्टेट वो मेंटेन होती है. थर्ड है, इट कॉजेज स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस इन प्रोटोप्लाज्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर. अब साइक्लोसिस क्या होता है, जो मूवमेंट होता है, जो भी मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का विद इन द सेल, जिससे कि क्या होता है, सॉल्यूट्स जो है वो पूरे सेल में पहुंच जाएं. तो इससे क्या है, इसमें भी ये वाटर हेल्पफुल होता है. फोर्थ, it itself participate in certain types of chemical reaction, particularly in the hydrolytic breakdown of complex compound. अब जैसे कि आपको पता है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का. Having a high specific heat, it minimizes temperature variation and thus protects protoplasm against all effects of sudden rise or fall of temperature. मतलब कि ये हेल्प करता है कि राइस का, प्रोटोप्लाज्म का जो टेम्परेचर उसको राइज करने में और कम करने में, उसमें भी हेल्पफुल होता है. ऑफ टोटल वाटर 95 वाटर इज़ फ्री वाटर एंड 5% वाटर ऑकर्स एज बाउंड वाटर. ठीक है, तो ये भी एडिशनल है. ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना है, 60 to 70%. टोटल बॉडी वेट, जितना भी टोटल बॉडी वेट है उसका 65 to 70% जो वाटर है वो है ह्यूमन बॉडी में. देखो 55% क्या है, अगर 40 लीटर की बात करें, 40 लीटर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो इसमें से 22 जो लीटर है, मतलब 55% जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट है. और 45% जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल से बाहर प्रेजेंट है. ठीक है. इन एनिमल किंगडम हार्डेस्ट मटेरियल इनामल, इन प्लांट किंगडम हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलिन. अच्छा, ये क्यों दिया हुआ है पता नहीं. तो आपको जैसे पता ही होगा कि जो एनिमल किंगडम है उसमें जो हार्डेस्ट मटेरियल इनामल होता है, जैसे हमारा जो टूथ है उसका जो आउटर कवरिंग है इनामल, वो सबसे हार्डेस्ट है. और प्लांट किंगडम में जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो स्पोरोपोलिन है. ठीक है, जो भी पोलन ग्रेन है उसकी बाहर की जो लेयर होती है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है. अब जैसे इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हमने सॉल्ट पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, जो कि 65 to 70% था. उसके अलावा अब हम सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक में सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं. सॉल्ट इन प्रोटोप्लाज्म occurs in ionized form. These are responsible for electric conductivity, rendering protoplasm irritable and response to environmental changes. जो सॉल्ट होता है वो कैसे फॉर्म में है, आयनाइज्ड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है. और ये जो आयन है यही हेल्पफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में. दीज प्रोवाइड लिंकेज और केमिकल बॉन्ड्स इन केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल बॉन्ड्स भी क्रिएट करते हैं केमिकल रिएक्शन में. और जैसे ऐसे बॉन्डों को क्या कहते हैं, सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड्स या सॉल्ट लिंकेज कहते हैं. सब मेटालिक एंड अदर आयन्स, जैसे कि कुछ मेटालिक आयन जैसे कि मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, एक्ट एज को फैक्टर्स इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़. तो ये बताइए आपको, क्योंकि देखो सॉल्ट भी है और मेटल्स वगैरह भी हैं, तो ये भी एंजाइम्स एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल होती है. और सॉल्ट का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना और
केमिकल एक्सचेंज को केमिकल एक्सचेंज में लगे जो इन्वायरमेंट है कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है और वहाँ पे केमिकल एक्सचेंज होगा, सॉल्ट्स की वजह से ही होता है। तो सम आयंस ऑल्सो एक्ट एज को फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम पी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ जाता है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए कौन सा को फैक्टर, कौन सा मेटल यूज़ होता है, तो जिंक होता है। टायरोसिनेस के लिए क्या होता है, कॉपर होता है। बिल्कुल आपको रट देना है कि जिंक के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेज, कॉपर के लिए टायरोसिनेज, आयरन जो है वो किसके लिए कोफैक्टर का हेल्पफुल होता है, जैसे एकोनिटेज, कैटलेज। मोलिब्डेनम किस में होता है, नाइट्रोजिनेज। मैग्नीशियम कोफैक्टर ऑफ मैनी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लाइक काइनेज, इनोलेज, डिहाइड्रोजिनेज। और निकल यूरिएज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रट दो। जिंक कार्बनिक एनहाइड्रेज, कॉपर टायरोसिनेज, आयरन इकोनिटेज, कैटलेज। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज। मैग्नीशियम कोफैक्टर बहुत सारे एंजाइमेटिक जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जैसे काइनेज, एनोलेज, डिहाइड्रोजिनेज। और निकल जो है यूरिएज एंजाइम्स के कोफैक्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सम अदर फंक्शंस ऑफ आयंस के अदर फंक्शन क्या हैं, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम होता है वो नर्व इंडक्शन में है, हेल्पफुल होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में और एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स में भी उसको कम करते हैं। कैल्शियम आयन किस में होता है, ब्लड क्लॉटिंग में होता है, बोन फॉर्मेशन में होता है। और मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द एनिमल बॉडी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एनिमल बॉडी के अंदर सबसे एबंडेंट जो मिनरल है वो कौन सा है, तो वो कैल्शियम ही है। सोडियम और पोटेशियम रिंगर सॉल्यूशन। पोटेशियम हेल्प इन सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो भी सिस्मोनास्टिक मूवमेंट मतलब कि जैसे वो छुई मुई होती है ना, तो उसमें हाथ लगाने पर वो हो जाता है, बंद हो जाती, तो वो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है। और जो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में भी पोटेशियम का फंक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत जगह कि विच मेटल या आयन हेल्प्स इन स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो पोटेशियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एसिड बेस जो इनऑर्गेनिक है उसमें एसिड बेस भी आते हैं। तो एसिड बेस क्या है, दीज प्रिवेंट पीएच वेरिएशन ऑफ फॉर्मिंग बफर सिस्टम इन प्रोटोप्लाज्म। तो ये पीएच वेरिएशन को फॉर्म करने में प्रिवेंट करता है कि बफर ना हो। कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो कार्बनिक एसिड क्या करता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बनाता है, तो इसको प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, अब हम आगे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स में। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो सारे आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया था कि जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में हमारा वाटर आता है और इसके अलावा सॉल्ट्स आते हैं, एसिड बेस आते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक जो होते हैं कंपाउंड्स प्रोटोप्लाज्म में, वो जैसे कि लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, तो वो सारा हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक हमने कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हम करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि आप सबको पता है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है। जब भी हमारी बॉडी में अगर कुछ कंज्यूम हो रहा है सबसे पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम होगा। इसका आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, 1 होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता ही क्या है, CO2 जो हमने एक्सपायर की है और O2 जो हमने ली है, इसी को ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो कंपाउंड, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं। विद द रेशियो ऑफ HNO इज़ 2:1। तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर इसमें तो इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है।
जनरलाइज फार्मूला है, ये तो जनरल दिया हुआ है कि CxH2O, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जो टेस्ट में भी स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, उनको शुगर कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। इन नॉर्मल मैन 55 to 65% of energy is available to him is in the form of carbohydrate present in his diet। तो मतलब कि जो भी एक नॉर्मल आदमी है उसके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 55 to 65% अवेलेबल होता है उसकी डाइट से। अब हम इसमें पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स इन हाइड्रोलिसिस, कितने सैकराइड्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में डिफ्रेंशिएट किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। तो ये आपको पता है कि ये सिंपलेस्ट होते हैं मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सिंपलेस्ट होते हैं और ये इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। तो सिंपलेस्ट शुगर है विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। सेकेंड है, तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो सेम होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन। तो मोनोसैकेराइड्स का जो पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन का, उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड्स ऑकर इन D and L फॉर्म एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, ये आप देख सकते हैं, सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो D और L फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये लेकिन सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स इज आइदर रिंग और स्ट्रेट चेन। तो ये रिंग में भी हो सकता है और स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं। अ 6-member रिंग इज नोन एज पायरेनोज, और 5 रिंग को फ्यूरेनोज, ठीक है। पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज नेम्स वेर गिवन बाय हैवर्थ। तो जो 6-member जो रिंग होगा उसको पायरेनोज कहेंगे, 5 member जो रिंग होगा उसको फ्यूरेनोज कहेंगे, और ये जो नाम दिए गए थे ये हैवर्थ ने दिए थे। अब एनोमर क्या होते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज ऑकर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब एक्वस सॉल्यूशन जब ग्लूकोज को डालेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। इन एनोमर पोजिशन ऑफ H एंड OH ग्रुप्स आर चेंज्ड ऑन C1 कार्बन एटम। जो भी C1 कार्बन एटम होता है उसमें H और OH का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखा, हम देखते हैं, जैसे ये है ग्लूकोज, स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 6 C6H12O6, यही होता है ना इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का। तो देख सकते हैं आप कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन। C6H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो C6H12O6, ये आप स्ट्रेट चेन दे सकते हो। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो एनोमर्स होते हैं अगर उसको एक्वस सॉल्यूशन में जब डालते हैं ग्लूकोज को तो साइक्लिक में चेंज हो जाते हैं, और साइकिल में चेंज होने पर क्या हो जाता है, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और OH बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे वो चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये O है, ठीक है। ये है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ पे O होता है, ठीक है। ये C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। और C1 बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, H इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे जो क्या है H और OH का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाते पोजीशन, तो इसको ही एनोमर्स कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रुक्टोज का दिया है, फ्रुक्टोज का भी सेम होता है।
आइसोमर, अब आपने अभी वो क्या देखा, अभी आपने एनोमर देखा, तो एनोमर में फर्स्ट, एनोमर्स में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन एटम पे जो पोजीशन हो तो है हाइड्रोजन और वो चेंज इंटरचेंज हो जाती है। अब एपीमर क्या होते हैं, यही ऐसे ही इसमें भी है, बीटा ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, फिर ये बीटा ग्लूकोज। अब एपीमर क्या होता है, आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ द H और OH ग्रुप्स ऑन कार्बन 2, 3, 4। जब फर्स्ट C1 में जो इंटरचेंज हो जाता है उसको एनोमर कहते हैं, लेकिन 2, 3, 4 जो एटम है, कार्बन एटम, उसमें जो इंटरचेंज हो जाता है उनको कहा जाता है एपीमर। ठीक है, जैसे ये एपीमर है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तो C2 डिफरेंस होता है C2 कार्बन पे, उसको मैनोज कहा जाता है, और जो C4 कार्बन पे जो डिफरेंस हो जाता है उसको गैलेक्टोज कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं C2 कार्बन पे, C4 कार्बन पे, ये देखो C4 कार्बन पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, अब स्टेटमेंट में हमने देखा था ना, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये है OH और H, और इसमें आप देखोगे इसमें इंटरचेंज हो गया, H इधर हो गया, OH इधर हो गया, तो C4 पे जो इंटरचेंज हो रहा है वो गैलेक्टोज हो गया है। ये सॉरी, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ था ग्लूकोज का, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो C4 कार्बन है उसमें OH और H का जो पोजीशन वो चेंज हो रहा है। C4 पे जो होगा उसको गैलेक्टोज बोलेंगे, और अगर C2 पे हो रहा है, ये देखो C2, इस पर भी इंटरचेंज हो गया, इसको मैनोज कहेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, एपीमर कहा जाता है। तो गैलेक्टोज एंड मैनोज आर द एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोनोसैकराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो जितने भी उसमें कार्बन एटम्स हैं तो उनके बेसिस पे मोनोसैकराइड्स को फर्दर जो क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि ट्राइओसिस। ट्राइओसिस मतलब, ट्राई मतलब 3, तो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, PgAl और DHAP आर द प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने ये पॉलीग्लिसरल्डिहाइड, तो ये आपने जब ग्लूकोज का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे बनता है PgAl और DHAP। आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें, तो ये दोनों जो है वो अदर कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं, प्रिकर्सर्स हैं। उसके बाद टेट्रोजेस, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, जैसे कि एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज। ठीक है, एरिथ्रोलोज। पेंटोज में क्या क्या है, राइबोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, रेबिनोज, डी ऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज भी क्या है, 5 कार्बन का है कार्बोहाइड्रेट। हेक्सोज में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, रैमनोज। ठीक है, वैसे ही हेप्टोज में 7, सिडोहेप्टुलोज। तो ये आपको देखना है, वैसे इसमें क्वेश्चन तो बनते नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टेट्रोज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और ट्राइजोस के एग्जाम्पल कौन से हैं। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जो भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सारे एक्चुअली में हैं क्या, केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO और कीटोन है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स विथ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आर टर्म्स एज एल्डोजेस। तो मोनोसैकेराइड्स हैं, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उनको एल्डोजेस कहा जाता है, जैसे PgAl, पॉलीग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, रेबिनोज, डाइहाइड्रो ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज सॉरी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे क्या हैं, एल्डिहाइड ग्रुप हैं। और वाइल फ्री कीटोन ग्रुप को कहा जाता है कीटोसिस, जैसे DHAP, राइथ्रोलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रुक्टोज और शिडोहेप्टुलोज। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर।
as their free aldehyde or ketone groups are capable of reducing carbon 2 प्लस आयन टू कार्बन प्लस आयन। समझ आ गया कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। कैसे? क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ बैंडिक्ट सॉल्यूशन। अब जो फेलिंग टेस्ट होता है, अब ये कभी कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट को होता है, यूरिन में जब ग्लूकोज का प्रेजेंस कितना है डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। 2 होते हैं, सॉरी, एक होता है बैंडिक्स टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। बिसाइड आरएनए, राइबोज शुगर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एटीपी, NADP, FAD। तो ये सारा जो आरएनए है, तो राइबो शुगर, एक तो हमको आप पता होना चाहिए कि जो आरएनए है उसमें राइबो शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। तो आरएनए में जो राइबो शुगर है वो इसके अलावा वो ATP, NAD, NADP और FAD का भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इन डीऑक्सीराइबोज द सेकेंड कार्बन इज डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन एटम। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, जो सेकेंड कार्बन वाला होता है, सेकेंड कार्बन ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है। अरेबिनोज ऑकर्स इन गम अरेबिक। अरेबिनोज किस में होता है, गम अरेबिक में होता है। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो इट इज़ कॉल्ड डेक्सट्रोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, इसलिए डेक्सट्रोज कहा जाता है। ग्लूकोज इज फाउंड इन ग्रेप्स इन अबेंडेंट क्वालिटी, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रेप शुगर किसको कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन द बॉडी। अदर टाइप्स ऑफ हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय लीवर। तो जो मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होता है बॉडी में, अल्टीमेटली वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, हेक्सोज है या फिर वो ट्राइओज है, या जितना भी जो भी है, हेक्सोज हो गया, तो वो कन्वर्ट होता है लास्ट में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। और वो इसको कन्वर्ट करने में कौन हेल्पफुल होता है, लीवर। फ्रुक्टोज इज लेवोरोटेटरी, सो इट इज़ नोन एज लेविलोज। कभी कभी आपको एग्जांपल जैसे दे देते हैं, जैसे कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया, जैसे आपको यही पूछ लिया कि फॉलोइंग इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द बॉडी, तो आपको दे देंगे रेफिनोज, डीऑक्सीराइबोज, डेक्सट्रोज, लेविलोज। तो आप लोग कन्फ्यूज जाओगे, इसमें ग्लूकोज तो आंसर था लेकिन ग्लूकोज तो है ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेक्सट्रोज है वो ग्लूकोज का ही नाम है और लेविलोज फ्रुक्टोज का नाम है। ठीक है, क्योंकि वो लेवोरोटेटरी होता है। फ्रुक्टोज इज फाउंड इन हनी, स्वीट फ्रूट्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा जाता है और फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, तो ये हमारा फ्रुक्टोज ही है। गैलेक्टोज इज नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेज। इन मैमलियन बॉडी गैलेक्टोज ऑकर एज अ पार्ट ऑफ मिल्क शुगर लैक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज बॉडी हमारे ह्यूमन में क्या होता है, मिल्क शुगर लैक्टोज की तरह काम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गैलेक्टोज इज ऑल्सो फाउंड इन components ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, सेरिब्रोसाइट्स, इन पैकेटिन हेमिसेलुलोज। तो गैलेक्टोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैकेटिन हेमिसेलुलोज, ग्लाइकोलिपिड्स। मैनोज आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब कि जो मैनोज है, गैलेक्टोज है, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होंगे। मैनोज ऑकर्स इन एल्ब्यूमिन ऑफ एग्स इन वुड एज कॉम्पोनेंट ऑफ हेमिसेलुलोज। तो एल्ब्यूमिन, जो एग का एल्ब्यूमिन है, उसमें मैनोज प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो वुड है, वुड में भी हेमिसेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो हेमिसेलुलोज भी हेमिसेलुलोज में भी मैनोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर। आगे समझ, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते थे, ग्रेप शुगर कहते थे। ठीक है। एस्पार्टमेट इज मोस्ट कॉमनली यूज एस्पार्टेट जो होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है।
मोस्ट स्वीटेस्ट केमिकल इज थियोमैटिन। जो मोस्ट स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस वो क्या है? थियोमैटिन। ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया थोमैटोकोकस डैनिली। गैलेक्टोज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर्स दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब जो मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं, कैसे 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 ग्लूकोज जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, कैसे ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, बाय, गुड नाइट।